नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिशन के यूट्यूब चैनल खानपुर में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे मित्रों, और वो टॉपिक है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में मेंशन है, और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आज हम ये जानेंगे, सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, यानी कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि अधिकारों के बारे में जो विचार है वो निकल के कहाँ से आता है। तो चलिए मित्रों, कर लेते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ही एक तरीके से देखा जाए मित्रों तो आपके मौलिक अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटेन में एक तरीके से 1215 में एक अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं बात। देखिए, पृष्ठभूमि की बात करें मित्रों, तो पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखो, पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम पृष्ठभूमि की। तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स का जो जन्म हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन में। कहाँ हुआ है मित्रों? ब्रिटेन में हुआ है, और 1215 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की श्रृंखला है, मौलिक अधिकारों को जो मेंशन किया गया है, मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार जो के त्यों ग्रहण किए हैं, क्योंकि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग, मैं आपको बता दूं कि 60 से अधिक अनुच्छेद, ठीक है, वो 60 से अधिक देशों के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का बहुत गहराई से और गहनता से अध्ययन किया, और उसके बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। तो देखिए, जन्म ब्रिटेन में हुआ है 1215 ईस्वी में, याद रख लेना। भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है ये भी याद रख लेना। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से अनुग्रहित। याद रखना, जो 1215 में जो अधिकार पत्र तैयार किया गया, अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, उसे ही मित्रों कहा जाता है मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा। यानी कि मैग्ना कार्टा का जो अर्थ होता है वो होता है महान अधिकार पत्र। क्या होता है? महान अधिकार पत्र। क्या होता है मित्रों? महान अधिकार पत्र, ठीक है। तो महान अधिकार पत्र याद रख लेना, मैग्ना कार्टा को क्या कहते हैं? महान अधिकार पत्र, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है पहला जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया था, तो वो देश है मित्रों अमेरिका, ठीक है। देखो, विश्व का पहला देश जिसने संविधान के माध्यम से मूल अधिकार प्रदान किए वो देश था अमेरिका। और अमेरिका में 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। और उन संशोधनों के आधार पर अमेरिका के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। उसी प्रकार देखो, अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, यूएनओ आप जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद, उसके द्वारा एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, और उसने मानवाधिकार आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक विश्वव्यापी घोषणा की, अधिकारों की, मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। यानी कि विश्वव्यापी घोषणा कब की गई है? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि जैसे मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानवाधिकार आयोग की जो घोषणा की, मानवाधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मानवाधिकार दिवस किसको मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम देखिए 1895 ईस्वी में मित्रों कौन? बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज विधेयक में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पहली बार किसकी मांग की है? मौलिक अधिकारों की मांग की है। आप देख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम देखिए 1895 में
किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1925 में देखिए श्रीमती एनी बेसेंट, उनके द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया, जारी किया गया, और उस एक्ट के तहत मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रीमती एनी बेसेंट, तो उनके द्वारा भी 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट को याद रखना, जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। तो कहीं न कहीं ऐसा देखा जाता है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये तीन चीज अपन को याद रखनी है भारत के संदर्भ में। एक तो भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। एक याद रखनी है 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। एक याद रखना 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन अगली स्लाइड पर देखते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में, पृष्ठभूमि के संबंध में। देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई या स्वीकार किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, और जिसकी अध्यक्षता की है मित्रों किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन व्यक्ति के द्वारा की गई, तो ये याद रखना होगा आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में क्या आयोजित हुआ था? कराची अधिवेशन आयोजित हुआ, और उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इसमें देखिए कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया, तो याद रख लेना वो है कांग्रेस का 1931 में आयोजित कराची अधिवेशन। ओके, चलिए इसी प्रस्ताव के आधार पर देखिए गांधी जी 1931 में देखिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, 1930, 1931 और 1932, जिसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया मित्रों, और जबकि गांधी जी जो थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो मौलिक अधिकारों के लिए वो ये जो प्रस्ताव था जो 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया था, उसी के आधार पर देखिए अपने कौन? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की है गांधी जी ने। परंतु देखिए अंग्रेजों के द्वारा उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, बनाया गया, ठीक है, फिर भी उसमें कहीं भी अंग्रेजों के द्वारा मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। याद रख लें 1941 में देखिए एक समिति गठित की गई थी, और वो समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित की गई है, और इस समिति ने मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का क्या किया है? प्रयास किया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना 1941 में तेज बहादुर सप्रू समिति गठित की गई, जिसने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में लागू करने का प्रयास किया। संविधान सभा में भी देखो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों पर, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो लोग थे उनके अधिकारों पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था मित्रों किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जबकि इसके लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी, और वो बनाई गई थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। तो हम पृष्ठभूमि में जान रहे हैं कि किस किस प्रकार मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान में उन्हें कैसे शामिल किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के बारे में अगर देखें तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति, ठीक है, सब कमेटी का भी क्या किया गया? गठन किया गया। याद रख लेना मौलिक अधिकार देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, तो याद रखना है मौलिक अधिकारों के अगर बारे में बात करें तो
जो व्यक्ति के मूल में है। मूल का मतलब जो व्यक्ति के लिए बेहद ही जरूरी है, जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, अपने जीवन को ठीक ढंग से जी नहीं सकता, वो अपने जीवन काल में मान सम्मान के साथ, अपनी गरिमा के साथ नहीं रह सकता। ऐसे अधिकार, ठीक है, जिनको भारतीय संविधान में जगह दी गई, उन्हें कहा गया मित्रों मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो किसके लिए आवश्यक होते हैं? भौतिक विकास और नैतिक विकास। व्यक्ति का भौतिक विकास भी होना चाहिए और नैतिक विकास भी होना चाहिए। तो भौतिक और नैतिक विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक है व्यक्ति को, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान में उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है और यह विशेष संरक्षण 3 प्रकार का है। पहला है, देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों को छीना जाता है या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का आघात किया जाता है तो व्यक्ति चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। देखिए मैं बता दूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को देता है, ये याद रख लेना। उसी प्रकार अगर चाहे तो हम अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलें तो मैं आपको ये बता ही चुका हूं। देखिए अभी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट यानी अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है और वो रिट इस प्रकार से हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रच्छा है। ठीक है, जब हम आगे न्यायपालिका पढ़ेंगे तो उनमें रिटों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेंगे। देखिए दूसरा, देखो क्या है, मौलिक अधिकारों का निलंबन। निलंबन का मतलब उन्हें, ठीक है, एक तरीके से कुछ समय के लिए प्रभावी होने से रोकना। तो मौलिक अधिकारों का अगर निलंबन करना है तो केवल विशेष परिस्थितियों में और विशेष प्रक्रिया द्वारा। जैसे विशेष परिस्थिति कौन सी हो सकती है? जैसे देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई आपातकाल की घटना घटित हुई, आपातकालीन कोई घटना घटित हुई है, जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास भी 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 जिसे हम राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं और अनुच्छेद 360 जिसे हम वित्तीय आपात के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कोई इमरजेंसी या फिर कोई आपातकालीन घटना घटित हो जाए तो उस संदर्भ में हम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता दूं, जब कोरोना की बात करें तो जो कोरोना देश में आया तो उस समय सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई, यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया। कोई भी व्यक्ति भीड़ में बाहर नहीं निकल सकता था। तो वहां अगर देखा जाए तो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मगर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया होती है, ठीक है, और कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। तो ये दूसरी स्थिति है। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थितियों में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, याद रखना। तीसरा देखो, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। देखिए भारतीय संसद अनुच्छेद 367 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके संदर्भ में भी कुछ इतिहास है, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो कुछ बाद हैं, कुछ याचिकाएं कोर्ट के अंदर लगाई गई जिनमें कोर्ट ने बारी बारी से अपने निर्णय बदले, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो संशोधन के लिए
संसद को विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता। अब विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति वाला बहुमत क्या होता है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में हम कोई एक अगला वीडियो लेके आएंगे, उनमें हम बात यानी कि चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बात है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। याद रखना आप, कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 3 में देखें तो 12 से 30 और 32 से 35 वर्तमान अगर स्थिति अगर हम देखते हैं तो 12 से 30 और 32 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 31 है संपत्ति का मौलिक अधिकार है, उसकी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत किसके अंतर्गत डाल दिया था, कानूनी अधिकारों के अंतर्गत डाल दिया गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 31 जो था उसका विलोपन कर दिया गया। ठीक है, तो अब वर्तमान की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6, जबकि मूल संविधान में कितनी थी, 7, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल था। परंतु क्या किया गया, 44वें संशोधन के तहत 1979 में देखिए अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो याद रखना, देखो कुल मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7, और वर्तमान में कितने हैं, 6। ठीक है, ये प्रश्न देखो अभी आरएस की एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम लगी है, उसमें आया था, आपसे पूछा था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय ही नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, तो इन अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी अन्य प्रवासी या फिर कोई विदेशी नागरिक के लिए प्राप्त नहीं है। बाकी इनके अलावा जितने भी अनुच्छेद है वो सारे भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29। ऐसे कैसे ही प्रश्न पूछा हुआ है मित्रों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अभी लेटेस्ट आरएस की एग्जाम उठा के देख सकते हो, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ये मैं बता चुका हूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978-79 के तहत संपत्ति का मूल अधिकार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत इसे क्या बना दिया, कानूनी व संवैधानिक अधिकार। प्रावधान क्या था इसमें? प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई बिना कोई कानून बनाए किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी विधि के प्राधिकार। तो यहाँ पर एक शब्द आया है विधि का प्राधिकार, तो विधि का मतलब होता है कानून से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, किसमें है, कानूनी अधिकारों की श्रेणी में है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो कानूनी अधिकार के साथ साथ एक संवैधानिक अधिकार भी है। तो संवैधानिक का मतलब क्या है, जिसका कोई भी मुद्दा है, ठीक है, कोई भी विषय है जिसे संविधान के अंतर्गत किसी अनुच्छेद के तहत अगर मेंशन किया गया है तो उसे हम एक तरीके से संवैधानिक रूप से देख सकते हैं, संवैधानिक दर्जा उसका मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा पृष्ठभूमि। चलिए मित्रों अगले वीडियो में मिलेंगे हम, अगले वीडियो में मिलेंगे मित्रों, फिर देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।